Hello students, myself Dr. Meena Mishra and this is my third lecture video of Unit 1st, Paper 2nd and today's topic is James I. In previous lecture video, you have studied about the Stuart dynasty and the first emperor of the Stuart dynasty, James I. And in second lecture video, you have studied the causes behind the struggle between the king and the parliament. So in this lecture video we will continue the parliament and the king. So क्या क्या स्ट्रगल के कॉजेज़ थे ये आप लोगों ने पढ़ लिया है कि जो ट्यूडर डायनेस्टी के बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी शुरू हुई थी जेम्स फर्स्ट से। फिर कॉजेज़ में आपने देख लिया कि 111 साल के जो ट्यूडर डायनेस्टी और संसद की जो संबंध थे आपसी, उनमें सबसे बड़ी विशेषता थी कि राजा और संसद के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। लेकिन जब संसद के सामने एक ऐसा राजा आता है जेम्स के रूप में, जो कि राजत्व के दैवीय सिद्धांत यानी कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को मानता है, तो ये झगड़े थोड़े और गहरे होने लगे। अब देखते हैं कि एक एक करके मैं आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँगी। सबसे पहला देखिए यहाँ पे पॉइंट जो बनता है, टॉपिक बनता है और उसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये कि इस लेक्चर वीडियो में पहला आपका क्वेश्चन क्या आएगा, जेम्स ने कितनी पार्लियामेंट बुलाई। ध्यान रखिएगा, जेम्स ने कितनी पार्लियामेंट को बुलाया, हाउ मच पार्लियामेंट जेम्स समन्ड। ओके, तो आंसर आपका होगा 4 पार्लियामेंट। और इसमें हर बार संसद से उसका झगड़ा होता था एंड लास्ट संसद के अलावा बाकी 3 संसद जो थे उनको उसने भंग कर दिया था। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि किस किस ईयर में उसने कितने संसद को बुलाया, क्या मामले हुए थे। तो 17th सेंचुरी का जो स्ट्रगल था बिटवीन किंग एंड द पार्लियामेंट, ये बहुत लंबा चला था एंड जिसमें जेम्स और संसद का जो झगड़ा था उसने आगे चलकर इंग्लैंड के इतिहास पर काफ़ी असर भी डाला था। अब देखते हैं पहला पार्लियामेंट। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है, द फर्स्ट पार्लियामेंट मेट इन 1604। अगर क्वेश्चन इसको चेंज करके भी देता है कि जेम्स फर्स्ट ने कब पहली पार्लियामेंट को समन किया था, तो क्या आएगा आंसर 1604। ओके, एंड इट लास्टेड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक इस संसद ने कार्य किया था। ओके, बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, इसमें 5 सेशंस जो थे वो क्वेश्चन ऑफ द पावर ऑफ द किंग हैड बीन डिबेटेड। अब इसमें कई बार जो पावर थे किंग के, क्या अधिकार होने चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बहस हुई थी। Certain important issue also came up for the discussion and settlement in this period and one such issue was the question of the parliamentary privilege। पार्लियामेंट के प्रिविलेज के बारे में क्वेश्चन उठता रहा। The king considered that all parliamentary functions and powers were matters of royal grace which were granted to the parliament by the king। अब यहाँ पे क्या है कि जेम्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया कि जेम्स जो है वो किसके पक्षधर में है, वो है दैवीय सिद्धांत के पक्ष में। तो उसके हिसाब से जो पार्लियामेंट को, जो संसद को छूट मिलनी चाहिए या उसके जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सब राजकीय या शासकीय अधिकार के अंडर में होना चाहिए। पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड फेल्ट दैट its privileges were really matters to right act of which it could not be deprived by anybody। अब पार्लियामेंट के अपने अधिकार के बारे में वो सोचना था और जेम्स का अपना सोचना था। तो अब इन दोनों के बीच में देखिए किस तरह से झगड़े का सबसे पहला कारण था कि दोनों के अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें एक दूसरे पे सहमति नहीं है। जेम्स फर्स्ट ने का इस संसद से पहली बार 1607 में झगड़ा शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, जेम्स फर्स्ट का पहला बुलावा जो होता है 1604 में एंड जो झगड़ा होता है वो होता है 1607 में। 1607 के पहले संसद के 2 अधिवेशन पीसफुली कंप्लीटेड हो चुके थे। संसद ने यानी पार्लियामेंट ने जेम्स फर्स्ट को पहला जो अधिवेशन हुआ था, पहले अधिवेशन में टनेज एंड पाउंडेड, ये याद रखिएगा, टनेज एंड पाउंडेज टैक्स यानी जो इंपोर्ट किया जाता है सामान, जो इंपोर्ट करते हैं उसका जो टैक्स होता है उसका अधिकार दिया। याद रखिए कि संसद ने जेम्स फर्स्ट को किस अधिवेशन में टनेज और पाउंडेज टैक्स का अधिकार दिया,
तो फर्स्ट पहले अधिवेशन में। तो ये पॉइंट जो है ये आप लिखते चलिएगा, ओके। एंड 1606 में संसद ने कैथोलिक जो थे उनके लिए बहुत ही कठोर अधिनियम पारित किए। तो जो मैं बोल रही हूँ बेटा वो आप लोग लिखते चलिए कि 1606 में संसद ने कैथोलिकों के लिए, जो पार्लियामेंट थी उसने कैथोलिकों के लिए कठोर अधिनियम पारित किए थे। इसी समय एक झगड़ा शुरू हो गया था। राजा के न्यायालय जो किंग्स कोर्ट था उसमें गाडविन नाम के एक पार्लियामेंट के मेंबर को, जो संसद का एक सदस्य था, उसके चुनाव को इस बेस पे कैंसिल कर दिया गया कि जेम्स ने अपने एक स्पीच में कहा था कि कानून की अवहेलना करने वाले का जो लोग हैं वो चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। इस पर जो कॉमन हाउस थी, जो लोकसभा था, उसने आपत्ति की थी और आपत्ति ये थी कि जो विवादगत चुनाव का निर्णय जो है वो उनका अपना कर्तव्य है, वो उनके अधिकार में, उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। किसका? लोकसभा की आपत्ति थी जो विवादित मामले हैं उस पर निर्णय लेना पार्लियामेंट का काम है। जेम्स इस बात के विरोध में था, ओके। जेम्स ने इस बात का विरोध किया और कहा कि लोकसभा के अधिकारों का स्रोत जो है वो राजकीय घोषणाएं हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जेम्स का मानना था कि प्रिविलेज ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट किसकी देन होनी चाहिए? रॉयल पावर की। और पार्लियामेंट की जो बात थी वो अपने जुरिस्डिक्शन की बात अलग करते थे। तो और उनको, ये राजा का क्या मानना था, जेम्स का क्या मानना था कि जो लोकसभा का अधिकार है वो राजकीय स्रोत से हैं, राजकीय घोषणाएं हैं, और स्वयं राजा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हैं उसके विरुद्ध उनको नहीं समझना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम आई, इससे बहुत बड़ी समस्या ये शुरू हो गई कि जो संसद है उनके अधिकारों का स्रोत जो है वो कहाँ शुरू होता है, ओके। उनके अधिकारों का स्रोत कहाँ है, और राजा जो है वो संसद के द्वारा पारित नियम जो पास किए जाते हैं, बिल, उनको भंग कर सकता है या नहीं, ओके। तो यहाँ क्या एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि संसद के जो अधिकार हैं उनका स्रोत कहाँ है, वो कहाँ से अधिकार पाते हैं। और दूसरा क्या है कि जो किंग है वो संसद के द्वारा पास किए गए जो रेगुलेशन है या जो रूल है उनको कैंसिल कर सकता है या नहीं। इन लास्ट राजा को संसद की बात माननी पड़ी और इसके लिए उनको बाध्य होना पड़ा। तो ये घटना कब की थी? संसद के पहले अधिवेशन की, और यहीं से इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। दूसरी जो समस्या थी वो होती है 1606 में। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि 1606 to 7 में एक दूसरी समस्या शुरू हो गई थी। The king issued an order increasing the duty on imported currents. Okay, a merchant by name John Bett refused to pay the increased amount on the ground it had not been sanctioned by Parliament. देखिए यहाँ पे भी झगड़े का कारण क्या है कि किंग ने टैक्स बढ़ाया है एंड जो जॉन बेट नाम का जो मर्चेंट था उसने ये कह के मना कर दिया कि टैक्स को मैं नहीं पे करूँगा। क्यों? क्योंकि ये सेंशन नहीं हुआ है पार्लियामेंट से। तो यहाँ देखिए ये मामला जो हुआ था झगड़े का यहाँ से शुरू है। अब इसको और अच्छे से मैं समझा दे रही हूँ। अब होता क्या है कि जब ये 1606 यानी 1606-7 में ये प्रॉब्लम जब शुरू हुई थी तो ये जो समस्या थी, ये जो प्रॉब्लम थी, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड थी। जो ट्रेजरी की इनकम होती है, जो रॉयल इनकम होती है, उसका एक जो स्रोत होता है, एक जो मीन होता है, माध्यम होता है, वो होता है जो रॉयल लैंड रेवेन्यू होती है एंड जो फ्यूडल्स होते हैं, जो सामंतवादी कर होते हैं। और दूसरा जो होता है सोर्स वो होता है इम्पोर्टेड थिंग्स, इम्पोर्टेड जो चीज़ें होती हैं, जो आयात की हुई चीज़ें रहती हैं, बाहर से मंगाई हुई चीज़ें होती हैं, उन पे टैक्सेस होते हैं जिसे टनेज एंड पाउंडेज कहा जाता है। और पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि टनेज एंड पाउंडेज पे पार्लियामेंट ने राजा को अधिकार दिया था। तो यहाँ पे टनेज और पाउंडेज, यानी टनेज का जो मतलब होता है ये है जो लिकर यानी कि जो शराब
बेची जाती है उससे जो टैक्स मिलते हैं। एंड जो पाउंडेज होता है, पाउंडेज का मतलब समझ लीजिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टनेज एंड पाउंडेज। तो टनेज का मतलब होता है कि जो इंटॉक्सिकेटिक जो लिकर है, यानी जो लिक्विड यानी शराब जो है, उस पर इनकम टैक्स टैक्स जो होता है। और पाउंडेज क्या है? पाउंडेज है जो बेचने के लिए, सेलिंग के लिए जो लाई गई वस्तु है, जो मटेरियल है, उस पे पाउंड के हिसाब से टैक्स था। तो यही था टनेज एंड पाउंडेज। तो सिंहासन पर बैठने के बाद, यानी जब रूलिंग टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ही जेम्स ने टनेज और पाउंडेज जो टैक्स था उसके अलावा कुछ टैक्स और लगा दिए। जॉन बेट नाम का जो मर्चेंट था, उसने किशमिश जो होता है, मेवे होते हैं, किशमिश पर लगे जो एक्स्ट्रा टैक्स था उसको देने के लिए मनाही की, अपनी आपत्ति की। जो मजिस्ट्रेट थे उनका भी निर्णय यही था कि बेट को ये कर देना होगा, क्योंकि ये जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो राजा का है और राजा को ये अधिकार है कि वो देश के व्यापार की व्यवस्था जो है वो अपनी इच्छा से करे। इसका नतीजा ये हुआ कि राजा की आज्ञा से कई अलग अलग चीज़ों पे भी टैक्स लगाया गया और जो संसद थी, पार्लियामेंट जो थी, वो लगातार इसका विरोध करती रही। 1610 में, यानी 1610 में, इसके बाद क्या होता है कि लोकसभा जो थी उसकी ये धारणा निश्चित हो गई कि व्यापार की जो अभिवृद्धि की गई, इसका परिणाम ये होगा कि आर्थिक व्यवस्था जो है उस पे से लोकसभा का अधिकार क्षीण हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या देखिए, इसमें मैंने आप लोग को साफ साफ इसीलिए लेकर समझा रखा है कि बेट्स का जो केस है वो आता है कोर्ट के सामने। ओके, एंड द एक्सचेकर and he was ordered to pay the new rates. As a follow-up work, the king issued a new book of rate which increased the existing custom duties. अभी जो custom duty थी ये बढ़ चुकी थी। The parliament in 1610 denounced the new imposition as they violated its right, but since the king won the Bates case, he refused to change his policy and dismissed the parliament in 1611. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1610 में ये जो झगड़ा था, आर्थिक झगड़ा था, इसका निर्णय करने के उद्देश्य से राजा ने महान समझौता, जिसे ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, इसका प्रस्ताव रखा। तो देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन बन रहा है कि ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट राजा ने कब रखा? 1610 में। ओके, और इसका प्रस्ताव किया जिसके अनुसार क्या था कि निश्चित धनराशि के बदले में राजा के सामंतवादी अधिकार को लोकसभा खरीद ले और सामंतवादी जो टैक्स है वो 50 ईयर्स यानी 50 सालों के लिए एबॉलिश कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दी जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये जो आर्थिक समझौता था, ये जो इकोनॉमी इन लोगों की समझौते थे, ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सके और ये जो विवाद था, ये जो झगड़ा था, ये लगातार बना रहा। जेम्स जो था वो इंग्लैंड, मैं पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जेम्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक साथ संयुक्त करना चाहता था, लेकिन संसद जो था इसके लिए तैयार नहीं था। और अब क्या है कि जो जेम्स एंड संसद के बीच के जो आपसी संबंध है वो लगातार ख़राब होते रहे, कटुता उत्पन्न हो चुकी थी और लास्टली 1611 में जेम्स ने पार्लियामेंट को भंग कर दिया। अब देखते हैं सेकंड पार्लियामेंट यानी द्वितीय संसद। 3 साल के लिए जब पहले संसद को 1611 में भंग कर दिया गया, तो 1611 से लेकर 1614 तक यानी 1614 तक जेम्स ने मैनेज किया विदाउट पार्लियामेंट। उसने बिना संसद के ही कार्य किया, लेकिन इकोनॉमिकल जो रिक्वायरमेंट थे, इसकी वजह से फाइनेंशियल जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, उसकी वजह से उसने समन किया था सेकंड संसद को। कब? सेकंड पार्लियामेंट को 1614 में। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि सेकंड जो पार्लियामेंट थी उसको कब बुलाया गया? 1614 में दूसरी बार संसद बुलाई गई थी। जेम्स का ये विचार था कि ये जो संसद है, दूसरी संसद जो है, ये थोड़ी लिबरल होगी, उदार होगी, लेकिन ये जो सेकंड संसद थी ये पहले भी संसद से ज़्यादा उग्र थी और जो संसद जो थी उसने राजा की जो पॉलिसीज़ थी उसकी बहुत आलोचना की, बहुत क्रिटिसाइज़ किया और जेम्स के द्वारा जो स्कॉटलैंड के ड्वेलर्स थे
उनको जो उसने फैसिलिटीज़ दी थी, इसके लिए संसद ने जेम्स की काफ़ी निंदा की थी। 2 महीने के बाद राजा ने संसद को भंग कर दिया और इस संसद में, इस पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट न पास हो सका, न कोई ग्रांट पास हो सका। इसीलिए इस संसद को क्या कहा जाता है? एडल्ट, ये एडल्ट पार्लियामेंट, यानी कि इसको बांझ संसद बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि एडल्ट पार्लियामेंट किसको कहते हैं, बांझ संसद किसको कहते थे? दूसरे संसद को। दूसरा संसद क्या कहलाई? बांझ संसद। ओके, इसमें कोई भी एक्ट पारित नहीं हो सका। ये पहले वाले संसद से कहीं ज़्यादा उग्र थी और राजा के नियमों के लिए, यानी कि जेम्स फर्स्ट की जो पॉलिसीज़ थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। तो बनी कब? 1614 में। भंग कब हुई? 2 महीने में, यानी 1614 में ही भंग हो गई। अब देखते हैं थर्ड जो संसद थी उसके बारे में हम देखते हैं। जब ये संसद ख़त्म हो गया, भंग हो गया, तो इसके बाद जेम्स ने 7 सालों तक कोई ट्राई नहीं किया इसने किसी संसद को बुलाने के लिए। एंड 7 साल के बाद 1621 में तीसरे संसद को समन किया था, तीसरे पार्लियामेंट को उसने समन किया था। इस संसद को आमंत्रित करने का जो मुख्य उसका ऑब्जेक्टिव था, जो मेन मोटिव था, मेन उसका जो उद्देश्य था, वो था इकोनॉमी, फाइनेंस। ओके, इसमें मेन था फाइनेंस का। एंड 1618 में, जब 1618 में 30 वर्षीय युद्ध जो 30 ईयर वॉर शुरू हुआ, तो इंग्लैंड जेम्स के दामाद फ्रेडरिक की रक्षा करने का प्रयास कर रहा था। और इस संसद का इंग्लैंड के इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो थर्ड पार्लियामेंट जो कि बुलाई गई थी 1621 में, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है इम्पीचमेंट। ओके, ये क्या है? इम्पीचमेंट। देखिए यहाँ 2 चीज़ें इसने मेजर फंक्शन हुए थे। पहला तो जो था वो था इम्पीचमेंट, यानी कि अभियोग लगाने की प्रथा। ओके, लॉर्ड सभा के सामने अभियोग लगाने की जो प्रथा थी उसको फिर से जीवित किया। तो देखिए इम्पीचमेंट का क्या मतलब है? इम्पीचमेंट वाज अ फॉर्म ऑफ ट्रायल इन विच द एक्यूज्ड वाज यूजुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सच एज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। देखिए अभी भी कहा जाता है ना, आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है कभी या पॉलिटिक्स पढ़ी है तो उसमें पढ़ा हुआ इम्पीचमेंट, यानी अभियोग, जो महाभियोग होता है वो लगाना। तो ये सामने वाला व्यक्ति जब महत्वपूर्ण पद पे होता है तब उसके विपरीत महाभियोग लाया जाएगा और तभी वो अपने पद से हट सकता है। तो महाभियोग लाने का एक था। और दूसरा जो फंक्शन था, सेकेंड मेजर फंक्शन वॉज द सेकेंड मेजर फंक्शन ऑफ द थर्ड पार्लियामेंट वॉज अचीव फ्रीडम टू स्पीच। फ्रीडम टू स्पीच क्या है? कि पहला क्या है कि बोलने का अधिकार है, पहला कि अभियोग लगाने का अधिकार, और दूसरा क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। इसमें पहला जो काम था, इसमें राजा के मंत्री और जो अधिकार थे उन पे लॉर्ड सभा के सामने अभियोग लगाने की प्रथा को फिर से जीवित किया गया। जो बहुत सारे पोस्ट पे बैठे हुए, जो पदों पे बैठे हुए अधिकारी हैं, उन पर दोषारोपण किया गया जब ये अधिकार दिया गया। या इसके बाद लॉर्ड चार्ल्स बेकन जो थे, जो कि राजा का मंत्री था, लॉर्ड चांसलर और एक न्यायाधीश था, एक जस्टिस मजिस्ट्रेट था, उस पर भी ब्राइबरी का यानी रिश्वत लेने का दोष लगाया गया। बेकन ने एक्सेप्ट किया कि वो उपहार या ब्राइबरी को स्वीकार करता है, लेकिन इन जो लिए गए उपहार होते हैं, जो उनके जो एक ब्राइबरी लेता है या फिर जो गिफ्ट लेता है, उन गिफ्ट से उसके फैसले पर कोई अंतर नहीं आता है। हालांकि ये सही था कि जो बेकन था उसके खिलाफ रिश्वत का जो आरोप था, जो इम्पीचमेंट लगा था, वो प्रमाणित नहीं हो सका, लेकिन उसको चांसलर के पोस्ट से हटा दिया गया। ओके, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे संसद की महत्ता दिख रही है। और संसद ने ये काम इतनी कुशलता से किया था, इतनी मैनेज तरीके से किया था कि जेम्स फर्स्ट जो था उसका इंटरफेरेंस भी उसे बचा नहीं सका था। ओके,
और कुछ दिन बाद बेकन की डेथ हो जाती है। तो पहला क्या है, इम्पीचमेंट यानी अभियोग लगाने के जो अधिकार दिए गए। दूसरा क्या था, दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी तृतीय संसद का यानी थर्ड जो पार्लियामेंट था उसका दूसरा महत्वपूर्ण क्या था, भाषण की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोकसभा स्पेन और कैथोलिक जो थे उन दोनों का विरोध करती थी, यानी जो पार्लियामेंट थी वो स्पेन और कैथोलिक जो थे उन दोनों का विरोध करती थी। इसी समय जेम्स अपने बेटे चार्ल्स की शादी जो था वो स्पेन की राजकुमारी से करने के कोशिश में था, और ये मैं आप लोगों को पिछली बार भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, पिछले टॉपिक में भी आप पढ़ चुके हैं। ये कॉजेज़ जो थे झगड़े के वो ये भी थे। तो अब ये कब हुआ था ये झगड़ा, जो उसने स्पेन की राजकुमारी के लिए उसने डेथ पनिशमेंट दी थी, वो इसी थर्ड पार्लियामेंट के टाइम पीरियड में हुआ था। तो चूँकि वो स्पेन की राजकुमारी से अपने बेटे चार्ल्स की शादी करने की कोशिश कर रहा था और जेम्स ने इसका विरोध किया, और संसद ने इसका विरोध किया था पार्लियामेंट ने, और उन्होंने जेम्स से ये रिक्वेस्ट किया कि कैथोलिक कम्युनिटी की जो प्रिंसेस है उससे चार्ल्स की शादी न की जाए। लेकिन ये जो इन लोगों ने अपना आवेदन दिया था इसको जेम्स ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और जो लोकसभा था यानी जो कॉमन हाउस है उसको स्टेट के जो गंभीर मामले हैं उनमें इंटरफेरेंस न करने के लिए उनको ऑर्डर दे दिया गया। संसद ने इस आदेश की परवाह नहीं की और दिसंबर की एक रात में कैंडल जला करके उन्होंने अपने भाषण स्वतंत्रता यानी जो स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई थी उससे संबंधी अपना प्रस्ताव पारित किया। जेम्स ने इस संसद को 1622 यानी जो पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया था 1622 को भंग कर दिया था, और जो सदस्य थे पार्लियामेंट के उनके अनेक सदस्यों को उसने बंदी बनवा लिया था। संसद की जो बुक थी उन पेजेस को फाड़ दिया गया जिस पे ये प्रस्ताव लिखे हुए थे, और ये जो विद्रोह था इसको यहीं दबा दिया गया। लेकिन इस घटना का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसने ये प्रमाणित कर दिया था कि इंग्लैंड में कम से कम संसद एक ऐसा स्थान है जहां अंग्रेज अपनी बात कर सकें। अब देखते हैं फोर्थ पार्लियामेंट के बारे में। ओके, अब फोर्थ पार्लियामेंट जो होता है ये शुरू होता है 1624 में। तो 1624 का जो पार्लियामेंट था वो लास्ट था, चौथा और लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट पार्लियामेंट। यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन बन रहा है कि थर्ड कब डिसॉल्व होता है, 1622 में, एंड 2 साल के बाद 1624 में जेम्स फर्स्ट ने चौथी और अंतिम संसद बुलाई थी। ये जो संसद था इसमें इसके साथ जेम्स के जो संबंध थे, जो इसके टर्म थे वो थोड़े से मधुर थे, थोड़े माइल्ड थे, थोड़े पहले के जो संसद के झगड़े थे उनसे थोड़ा सा अपेक्षाकृत नरम इन लोगों के बीच के संबंध थे, क्योंकि चार्ल्स की जो शादी थी वो स्पेन की राजकुमारी के साथ नहीं हो सकी और स्पेन के साथ वॉर भी शुरू हो गया था। लेकिन संसद ने क्या किया कि जेम्स को उसके मन के मुताबिक धन नहीं दिया था, और उसके जो ट्रेजरी के जो ऑफिसर थे मिडिल सेक्स उन पे भी अभियोग चलाया। इस मामले में चार्ल्स और ड्यूक ऑफ बकिंघम ने भी संसद का सहयोग किया था। चार्ल्स और बकिंघम के द्वारा जो मिडिल सेक्स का विरोध करने का जो कारण था, और वो ये था कि मिडिल सेक्स स्पेन से युद्ध करने और उसके साथ किसी विरोध का विरोधी था, जबकि राजकुमार चार्ल्स ऐसा चाहता था। मिडिल सेक्स पर गबन का आरोप जो था वो प्रमाणित होता है, और उसके बाद क्या है कि जेम्स जो था उसे बचाने के लिए जो हस्तक्षेप करना था उसमें वो असफल रहा। और साथ में यहाँ पे क्या होता है कि जेम्स की डेथ होती है। द पार्लियामेंट आल्सो इम्पीच्ड द अर्ल ऑफ मिडिल सेक्स लॉर्ड हाई ट्रेजर फॉर मिस ऑपरेटिंग। तो यहाँ क्या है कि ये मामले में भी जेम्स ने इंटरफेरेंस किया लेकिन वो असफल था, और जेम्स की डेथ के साथ ये पार्लियामेंट अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये जो समय पीरियड था इसमें यानी कि जो 1603 से लेकर 1625 तक जेम्स के शासनकाल के दौरान में जो लगातार संसद और राजा के बीच में संघर्ष चल रहा था, लेकिन फिर भी जो लोकसभा थी उसके
पास कई अधिकार आ गए थे, वो अधिकारों को प्राप्त करने में सफल हो गई थी। एंड राजा के जो मंत्री थे उन पे अभियोग चलाना, संसद के यानी पार्लियामेंट के बिना सैंक्शन किए टैक्स लगाने का विरोध करना और अपने जो पावर्स हैं उनको सिक्योर करना, इन सब में संसद सफल रही। ये इनकी प्रमुख उपलब्धियां थीं। जेम्स संसद को पसंद नहीं करता था और जब उसे धन की ज़रूरत होती थी तो वो उसी समय संसद को बुलाता था। तो जेम्स का कहना ये होता था कि मेरे जो पूर्वज हैं वो क्यों ऐसे, जो उसने ये सोचा था कि मेरे पूर्वजों ने ऐसी संस्था बनाने ही क्यों दिया। सो देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में आप पढ़ सकते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू हिम दिस इंस्टीट्यूशन शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड। उसका ये मानना था कि क्यों बनी, ऐसी संसद को बनना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो मामला था कि जेम्स का संसद से नफरत करना, उसके डिवाइन पॉलिसीज़, इन चीज़ों ने स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया था। तो आप लोगों ने जो आज के टॉपिक में पढ़ा अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें है 4 संसद चले, चारों संसद के टाइम पीरियड आपने देख लिया कि पहला जो संसद था वो 1604 में चला था, बना था, 7 सालों के लिए काम हुआ और इसमें जो टनेज एंड पाउंडेज टैक्स थे इस पे जॉन बेट पे मुकदमा चलता है। जो मुकदमा होता है उसमें जेम्स फर्स्ट की जीत होती है और जो झगड़े थे इसमें 1610 से शुरू होता है और 11 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। सेकंड पार्लियामेंट में कोई एक्ट पारित नहीं होता, ये 3 साल बाद यानी 1614 में चला। और चूँकि इस पार्लियामेंट में कोई एक्ट नहीं बन सका, कोई ग्रांट नहीं हो सका, तो इसको क्या बोला जाता है, एडल्ट पार्लियामेंट यानी बांझ संसद बोलते थे। जो थर्ड संसद बना था, जो थर्ड पार्लियामेंट था, वो 7 सालों के लिए था 1621 में और बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें 2 अधिकार दिए गए थे। पहला इम्पीचमेंट का एंड दूसरा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जिससे संसद को फ़ायदा हुआ। एंड फोर्थ पार्लियामेंट एंड द लास्ट पार्लियामेंट जो था वो 1624 में बना। और उसके बाद क्या होता है कि इसी समय जो आरोप लगा था मिडिलसेक्स पे, जो कि चार्ल्स भी संसद के साथ सहयोग कर रहा था और जेम्स जो होता है वो असफल होता है इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए। एंड जेम्स की डेथ के साथ ही 27 मार्च 1625 को जेम्स की डेथ होती है और डेथ के बाद ये संसद भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो स्ट्रगल था वो लगातार चलता रहा, लेकिन लोकसभा के पास थोड़े अधिकार आ गए थे, जिनमें था अभियोग लगाना, टैक्सेस को बिना सेंसेशन के पास नहीं करना, और उसके बाद है कि अपने अधिकारों की सुरक्षा करना। ये सब सारी चीज़ें जो थी ये संसद की उपलब्धि थी। तो स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छे से अब तक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ERP पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको पढ़िए और आंसर लिख करके आप ERP पे सबमिट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, लेक्चर के माध्यम से जो आप लोगों को फैक्ट्स बताए गए हैं, जो डेट बताए गए हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों को अपने कॉपीज़ में, अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करिए सो दैट आप एक अच्छा नोटबुक तैयार कर सकें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अब अगले लेक्चर वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे और वो टॉपिक होगा जेम्स फर्स्ट की फॉरेन पॉलिसी, यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ जेम्स फर्स्ट, ये हम देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।